हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, आपका निर्धनता एक चुनौती। इसको हम लोग देख रहे थे। आज हम आपका चैप्टर को अंतिम रूप देंगे और जैसे कि हमने कल इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल देख रहे थे कि आपका निर्धनता के क्या कारण हैं। उन कारणों की हम लोग आपका बात कर रहे थे और एक एक करके हमने उन कारणों पर अपनी चर्चा की थी और अभी कुछ शेष आपके जो थे कारण वो आपके बचे हुए थे, जिन कारणों को आज हमने आपका देखना है। क्लियर है। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे उच्च निर्धनता दर। कोई भी स्कूल का कोई बच्चा अगर खड़ा होकर आपका पढ़ना चाहता है तो बच्चों आप खड़े हो सकते हैं और चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्लियर है। जी ऐसी वर्कआउट। बहुत अच्छे, माइक ले लीजिए। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। निर्धनता बहुत विरोधी बढ़िया। उपाय। बच्चे रुक जाइए एक मिनट। अब देखिए, अब बच्चे अगर आपको हो सकता है, देखिए आपने पूरा पढ़ा, इस पैराग्राफ को आप समझा सकते हैं आपकी पॉइंट के हिसाब से। बोलिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। और कोई बच्चा? बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगा। और कोई बच्चा जो आपके पैराग्राफ को समझा सकता है किसी भी स्कूल से? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए सभी, इसमें थोड़ा सा जो आपकी चीजें हम लोग इनको थोड़ा सा आपका समझते हैं। देखिए ये कह रहे हैं उच्च निर्धनता, जो ज्यादा गरीबी बनी हुई है ना, उसका एक कारण है। कारण क्या है? आय असमानता। यानी कि एक व्यक्ति के पास तो पैसा बहुत ज्यादा है और एक व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो आय के बीच जो आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे वो आपको इस पर दिखाई देंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने खाने पीने के लिए ही बाप का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसको 2 वक्त की आपका रोटी का आपकी अपनी उससे प्राप्त हो। तो एक असमान आय का जो है हम लोगों को अंतर हमारे समाज में बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। अब कह रहे हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों है ये आय समान, क्यों बना हुआ है ऐसा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा है, अमीर है, एक व्यक्ति बहुत गरीब है। तो कह रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। यानी कि जमीन को, भूमि जमीन है, और जो अन्य आपके संसाधन है, कोई भी अपॉर्चुनिटी रही हो, उनका क्या किया गया है? असमान वितरण किया गया है। एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों ने जमींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा। गांव की सारी जमीन एक किसी व्यक्ति को दे दी जाती थी और गांव के सारे लोग उस पर झाड़ी मजदूरी करते थे और उसका कुछ भाग उपज का अपने पास रखते थे। सुना है कि नहीं सुना बच्चों? ऐसी स्थिति में जमींदार तो खूब अच्छी स्थिति में होता था, जबकि जो और लोग थे वो उतनी बहुत अपनी गरीबी में अपना जीवन जीते थे।
जो जमींदार के सामंत थे, जो उनके अधीन काम करते थे, चाहे उनके मुनीम हो, चाहे आपका राजस्व वसूलते हो, कोई उनके यहाँ सिपा सलार हो, इस तरह से आप देखेंगे उनको, तो जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी रहती थी। जबकि जो उनके यहाँ काम करते थे मजदूर, वो क्या होते थे बच्चों, वो बहुत ज्यादा गरीब होते चले जाते थे। मान लीजिए अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके परिवार और आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी भविष्य में, उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इसकी क्या गारंटी है। मान लीजिए आज आप हैं, आप अगर अच्छा पढ़ लेंगे और अच्छी जॉब कहीं पा लेंगे या फिर अच्छा कोई रोजगार कर लेंगे, तो आपका जीवन सुधरेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा, तो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा ना। लेकिन एक दो व्यक्ति है जो अपनी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अमीर होना एक आपका सपने जैसा बन जाता है। अब देखिए, अनेक नीतियों के बावजूद बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लाई गई कि हम क्या करें, हम किसी सार्थक ढंग से मुद्दों से नहीं निपट सके। बहुत सारी नीतियां आई, लेकिन कोई भी ऐसा सार्थक मुद्दा, कोई नीति ऐसी नहीं आई जो हम लोग ये कर सके कि भूमि का और संसाधनों का समान वितरण हो जाए। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम है, तो किसी के पास बहुत कम, और किसी के पास तो है ही नहीं। तो ये सारे जो संसाधनों के वितरण है, भूमि का वितरण है, असमान आपको स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देगा। अब बात करें खास करके हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे गांव के क्षेत्र हैं, उनमें अगर हम लोग बात करें तो क्या है, परिसंपत्ति जो एसेट हैं उनका क्या, उनके आपके पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी नीति पहल को ज्यादा राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से आपका क्रियान्वयन नहीं किया। अब देखिए, जब भूमि सुधार आंदोलन आपका चला, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो गांव में ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति के पास तो 500 बीघा जमीन है और पूरे गांव के लोगों के पास 5 बीघे जमीन नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि जितनी जमीन थी लोगों को बराबर बांटने का निश्चय किया कि अब हम लोग भूमि सुधार करेंगे, और भूमि सुधार का सिंबल से मतलब है गांव के हर एक व्यक्ति को समान आपका भूमि दीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ राज्यों ने अच्छा काम किया, आपने चैप्टर के पीछे पढ़ सकते हैं। वेस्ट बंगाल ने अच्छा काम किया, आपके तमिलनाडु अच्छा काम कर पाया, आंध्र प्रदेश ने अच्छा काम किया, इवन कर्नाटक और केरल भी अच्छा काम कर पाए। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये जैसे राज्य रहे, ये लोग इसमें आपका सफलतापूर्वक नहीं हो पाए। और आज भी आपको गांव में दिखाई देगा, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो किसी के पास अपना केवल गुजर बसर के लिए, तो किसी के पास जमीन है ही नहीं। ये व्यवस्था बहुत आपकी पुरातन है, ये कब से बनी हुई है, ब्रिटिश शासन से ही आपकी बनी हुई है। और आज तक सरकार ने कोई अगर प्रभावी ढंग से कदम उठाया होता तो शायद ये व्यवस्था आपकी टूट जाती, और जो आय का असमानता बनी हुई है, भूमि और संसाधनों के वितरण में जो असमानता बनी हुई है, शायद वो ना रहती, और जितना हम अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप देखते हैं वो हमको ना मिलता। तो ये उसका कारण है। अब देखिए, अब क्या कहा है कि जैसी भूमि सुधार की आपके नीति पहल को ज्यादा राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का मतलब है उनको लागू नहीं किया, चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। क्या कारण है भारत में जो आपकी गरीबी है, ध्यान देखना है, भूमि संसाधन जो जमीन है वही क्या बनी हुई है, निर्धनता का कारक बनी हुई है। एक कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसके पास 10-5 बीघा जमीन है, तो वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ गुजर बसर कर, चाहे वो सब्जी लगाए, बागानी करे, या कुछ कमर्शियल क्रॉप्स लगाए, छोटी मोटी फसल करे, वो अपने परिवार के लिए 4-5 जो आपके व्यक्ति हैं एक परिवार में, उसका जीवन का भरण पोषण वो कर सकता है। क्लियर है। अगर ज्यादा उच्च आय भी प्राप्त नहीं करेगा तो आपकी निम्न आय की ओर नहीं जाएगा, तो वो कर सकता है। लेकिन क्या है, जब भूमि का ही क्या है, आपका बंटवारा ही ठीक नहीं है, तो चीजें तो थोड़ी विषम होंगी। इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों लोगों, जो आपके ग्रामीण लोग रहते हैं करोड़ों गांव में, निर्धनता का जीवन का सुधार कर सकता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ लोग, जिनकी बात की गरीबी जो है दूर हो सकती है। आप कह रहे हैं कि खाली ये भी कारक नहीं है, कि सिंपल आप कह दो कि यही कारक रहा है गरीबी में। हाँ, ये फैक्टर है कि जमीन जो है और संसाधनों का समान वितरण नहीं है। एक कारण और बना हुआ है, वो कारण है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक, और इसके साथ एक कारक और दिखाई देगा आपको, वो कारक क्या है, आपका आर्थिक कारक आपको दिखाई देगा।
क्या दिखाई देगा? आर्थिक कारक। अब देखिए सामाजिक आर्थिक का मतलब समझिए। हमारे पहले समाज में अगर आप वैदिक काल देखोगे तो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया कि लोगों को बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अनुष्ठान का मतलब था धार्मिक महत्व के लिए जो आपकी पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करा जाता था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। और जो व्यक्ति अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं करता था उसको आपका गरीब माना जाता था। इसलिए क्या मानते थे कि इसकी जो इनकम है वो अच्छी नहीं है, ये सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है। क्लियर है? आज भी देखिए अगर आप लोग छोटा मोटा हम कोई भी अपनी पूजा पाठ कराएं 10-5 हजार रुपए यूं खर्च हो जाते हैं, जबकि एक परिवार का 1-2 महीने का राशन मुझे लगता है कि 5-10 हजार में आ सकता है। तो ये भी एक कारक रहा था उस टाइम में। क्लियर है? और देखिए जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो निर्धनता तो आपकी बरकरार रहेगी। अगर मान लीजिए किसी परिवार कोई आपकी फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, अगर 5 लोगों में 3 लोग भी आपका वर्किंग है, 2 लोग भी अगर आपका वर्किंग है, इवन अगर 1 लोग भी उसमें वर्किंग है, तो देखिए उनका परिवार बहुत अच्छा गुजर सकता है। लेकिन अगर किसी को वेतन इतना ही मिल पा रहा है कि अपना जीवन यापन तक नहीं हो रहा है उसका, तो उसकी गरीबी तो यूं बरकरार ही बनी रहेगी ना। उसकी गरीबी कहां से दूर होगी? आप अपने गांव में देख सकते हैं कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो क्या वो रोजगार के लायक है? उसे कोई रोजगार देगा गरीब जो अस्वस्थ व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को? तो नहीं, अस्वस्थ व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं देता। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी तबीयत किसी बच्चे की आपका खराब हो जाए, क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप पढ़ाई में ज्यादा समय दे पाओगे और ज्यादा एफर्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई को कर पाओगे। तो इसी तरह हमारा जो काम करने की क्षमता है वो भी स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए बात करें कि छोटे किसानों को बीज, अगर कोई फसल बोनी है तो उसके लिए बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए और कीटनाशक जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं ये चाहिए। जैसी कृषि आगतों, आगतों का मतलब है किसी, अगर आप कोई चीज का आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कोई खेती कर रहे हैं, मान लीजिए आपको गेहूं उगाना है, तो गेहूं उगाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, उन सारी वस्तुओं को बोलते हैं आगत। इनको कहते हैं इनपुट बोलते हैं इंग्लिश में। को खरीदने के लिए धनराशि की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आपको गेहूं लगाना है, तो गेहूं के लिए आपको बीज चाहिए, आपको उर्वरक चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, आपको सिंचाई चाहिए और उससे पहले आपको हल, ट्रैक्टर, आपका निराई गुड़ाई के लिए सारे संसाधन आपको चाहिए। आपकी फसल तैयार होगी, फिर उसको काटने के लिए यंत्र चाहिए, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करने के लिए, यानी गेहूं अलग हो जाए और आपका भूसा अलग हो जाए, उसके लिए भी आपको मशीन चाहिए, आपका थ्रेसर चाहिए। तो इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती कि नहीं होती है? अब एक ऐसा छोटा किसान है जिसके पास बीज खरीदने के बाद आपका पैसा नहीं है, वो अपनी फसल को कैसे उगाए? क्या करेगा? वो किसी बड़े साहूकार से या किसी आपका बड़े किसान से वो आपका ऋण लेगा ब्याज पर और उसको फसल उगाएगा, और गलती से उसकी फसल नष्ट हो जाए तो समझ लीजिए उसका तो बेड़ा गर्क होना तय है। उसकी गरीबी को उससे कोई नहीं निकाल सकता। फिर वो दोबारा कर्ज लेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, वो आपके ऋण के चक्कर में फंस जाएगा और अंततः अपनी जमीन उस जमींदार को आपका देनी पड़ेगी और वो पूर्णतः निर्धन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन बहुत सारी मिलती है देखने के लिए। क्लियर है? क्योंकि निर्धनता कठिनाई से ही कोई बचत कर सकता है, वे केवल इनके लिए आपका कर्ज लेते हैं कि हम क्या कर लें, अगर कुछ बचाव है तो हम उसके लिए आपका कर्ज ले लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थ के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अब देखिए जब भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आपका ऋणग्रस्त हो जाएंगे और ऋणग्रस्त होने के बाद वो क्या नहीं कर पाएंगे, भुगतान नहीं कर पाएंगे और उसके चक्कर में फंस जाएंगे। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों बनती है। क्लियर है? और इस तरह से वो आपके गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। देखिए बच्चों, आपको सुनकर बड़ा दुख होगा कि भारत में आज भी कितने ऐसे आपके परिवार हैं जिनमें आपके किसान आपका ऋण ना चुकाने की वजह से आपका सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। भारत के किसान आपको बहुत दिखाई देंगे। किसी ने फसल लगाई थी, बारिश पड़ गई, ओलावृष्टि हो गई, उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई। अब किसान कहां से उतारे? बैंक का कर्जा, आपका साहूकार का, तो वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार के मामले भी कहीं ना कहीं मिलते हैं हमको देखने के लिए। जेआईसी पौड़ी के बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे आपका चैप्टर पढ़ने के लिए। चलिए खड़े हो जाइए और चैप्टर पढ़ना शुरू करिए। चलिए, बीच वाली रो का आपका सेकंड बच्चा खड़ा था, हाथ खड़ा कर रहा था, जेआईसी पौड़ी, खड़े हो जाइए।
जेएसी पौड़ी, अभी मैं आपसे पहले 8th क्लास पढ़ा रहा था, क्लियर है बच्चों, लंच से पहले, और सारे बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे थे, और आप तो 9th में हो कि सारे बच्चे माइक छीन रहे थे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आप अभी पीछे बैठे हाथ खड़ा कर रहे थे, बात कर रहे थे, कोई एक प्रश्न पूछ लो आपको आएगा नहीं। जीएससी बड़कोट की बच्ची खड़ी हो, कोई हो वही चैप्टर पढ़े। जीएससी बड़कोट, बच्चे कोई भी खड़ा हो जाइए, एक बच्ची कोई भी। निर्धनता मूलवन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक में भी वही बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1950 के दशक में 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास के उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता मूलवन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों और लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। देखिए, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब खाली रीडिंग से तो ये रहता है कि बस हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें इसका पूरा जो चीजें हैं हमें कंक्लूजन समझ आना चाहिए। अब देखिए, पहले हमने कारण पढ़ा, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि निर्धनता निरोधी उपाय, कि हम निर्धनता को कैसे रोक सकते हैं, क्या उपाय करें कि जिससे गरीबी दूर हो जाए। अच्छा बच्चों, आप बताइए कोई बच्चा कि हम गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए, इतने सारे बच्चे अपना अपना आपका पॉइंट दीजिए कि आप गरीबी को कैसे दूर करेंगे। कोई भी स्कूल का बच्चा बताए और खड़ा हो जाए। मान लीजिए आप देश की आज आप नीति बना रहे हैं, अपने राज्य की नीति बना रहे हैं कि मेरे को उत्तराखंड से पूरे भारत से आपकी गरीबी खत्म करनी है, तो मेरे को ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पर मेरे को काम करना पड़ेगा। बताइए बच्चों, आप जुड़िए स्कूल से और अपने पॉइंट को बताइए। कोई सही गलत नहीं होगा, सब हम लोग उस पर आपका बात करेंगे। कोई भी बच्चा जुड़िए और बताइए कि सर इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो भारत की गरीबी आपका दूर हो सकती है। देखिए, आप बताएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपके विचार में और क्लैरिटी होगी। आपस में डिस्कस करने से बढ़िया कि आप मुझसे बताएं, सब बच्चे सुने और बच्चे भी आपके उत्साहित होंगे बताने के लिए। चलिए, कोई भी बच्चा बताइए। डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको लगता है कि ये बताना चाहिए मेरे को, बोलिए बच्चे। सर, सबसे पहले तो सरकार को दाम कम करना चाहिए।
बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि सरकार अगर अपने मूल्यों को कम कर देगी, हर चीज का दाम उनकी सर अपनी कम खाद्यान्न होना फसलों, चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट बताइए आप मेरे को बच्चों। और सर खेती करनी चाहिए सर। ठीक है, खेती करनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, अगर खेती हम ज्यादा खेती से ज्यादा करेंगे, करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बहुत अच्छे। और कोई और बच्ची कोई और पॉइंट दे। आज मान लीजिए आप लोग देश की नीति बना रहे हैं भारत से गरीबी दूर करने के लिए, ये 2 पॉइंट तो बढ़िया हो गए, कुछ और बताइए कि सर कुछ ऐसा करेंगे जिससे गरीबी दूर कर देंगे हम, गांव की भी दूर करेंगे, आपका शहर की भी दूर करेंगे। चलिए सोचिए क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, क्योंकि आप अपनी कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे और मैं भी आपको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूं, या किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताइए। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कुछ फील नहीं होता, आप कोशिश करिए। देखिए आप मान लीजिए अगर मैं आपको रोजगार दे दूं, क्या आपकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? बताइए बच्चों। क्लियर है? आप देश की नीति बना रहे हैं, सोच कर रखिए ना, आप ब्यूरोक्रेट हैं इस टाइम, आप सोचिए कि आपको देश की नीति बनानी है, हमको गरीबी खत्म करनी है भारत से, क्या कुछ बुलेट पॉइंट होने चाहिए कि ये चीज हमको करना पड़ेगा तभी हमारी गरीबी देश की दूर होगी। और सर आप ही सरकार बोलो को बेटे। सर गरीबों के लिए योजनाएं खोलनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया, अब आए पॉइंट पे आप कि सरकार को गरीबों के लिए ऐसी योजना बनानी चाहिए जिनके माध्यम से उसकी गरीबी कम हो। कौन कौन सी योजना बनाए? मान लीजिए आप गृह मंत्री हैं और आपको योजना बनानी है गरीबों के लिए, चलिए आप कुछ देर को सर फील कर सबको लीजिए सर कि आप देश के गृह मंत्री। जी, सर जिनके पास सर घर नहीं है सर उनको घर बनाने के लिए बहुत सर। बढ़िया, जिनके पास आपका घर नहीं है भारत सरकार उनको आपका घर बना के दे। दूसरा, और सर राशन भी भिजवाए सर। तो आपका राशन तो भिजवा रही है सरकार, पीडीएस के माध्यम से पहुंच भी रहा है सब तक, लॉकडाउन में सबको फ्री भी मिला है। कुछ और बताओ, ये तो कर रही है सरकार। आप देश के गृह मंत्री हो इस टाइम बच्चों, ऐसे मान के चलो आप देश की नीति बना रहे हो, गरीबी को दूर करना है बस आज। और सर देखिए मेरी उद्योग बात भी सुनिए, खोलने चाहिए सर सरकार। उद्योग बहुत भी बढ़िया, खोलने चाहिए सर हमको सरकार उद्योगों को। पर ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे। और पॉइंट, एक ही बच्ची बोलेगी और बच्चा नहीं बोलेगा? सर भारत सरकार को गरीबों के लिए कई उद्योग खोलने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत आगे। और जैसे कोई गरीब होता है सर तो मतलब उसे कहीं पे काम भी दे सकते हैं तो। बहुत बढ़िया, ये देखो ये पॉइंट कितना अच्छा निकला कि सरकार को क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर जो आपका रोजगार है, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार रोजगार देगी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ही। बहुत बढ़िया, और बताइए। अब देखिए ये बुक में चीजें लिखी हैं, ये बुक की चीजें आपको याद होने रहेंगी जब आप, अब देखिए क्लास में 10 15 20 50 100 बच्चे हैं, फुल भरी हुई क्लास है, अगर सब बच्चे एक दो विचार देंगे, पॉइंट देंगे, तो जब आपको मान लीजिए आप 10th में हैं, आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद कभी आपको आंसर लिखना पड़े, कोई आपसे पूछ ले, तो आपको बुक की चीजें याद नहीं रहेंगी, आप खुद कहेंगे सरकार को ये करना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए। ये तो बस आपको डाटा मात्र दिया है कि भाई 1980 में इतने गरीब थे, ये स्थिति थी, वो स्थिति थी, लेकिन गरीबी को दूर करने का वैलिड कारण तो आप ही बताओगे, अपने बीच से ही निकाल कर दोगे। और बताइए कुछ। चलिए देखिए, मैंने कहा आपको सबसे पहले चीज बताया था कि अगर आपको लगता है कि मानव को, अगर आपको मानव संसाधन बनाना है तो उसकी 3 चीज में हम लोगों को सबसे ज्यादा आपका निवेश करने की जरूरत है। और निवेश कौन करेगा? बैठ जाइए बच्चे आप। निवेश करती है सरकार। तो मैंने बताया था आपको शिक्षा में, एजुकेशन में निवेश करना चाहिए सब लोगों को। देखिए क्या करना चाहिए सरकार को? एजुकेशन में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हर बच्चे को, गांव का हो, शहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी स्थिति में हो, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर आपका शिक्षा मिलेगी तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा, हर क्षेत्र के लिए आपके पास रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा मैंने बताया कि आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब मुझे बताइए, बीमार व्यक्ति क्या अपने घर की गरीबी दूर कर सकता है? तो नहीं कर सकता। बताइए, तो क्या होना चाहिए आपको? स्वस्थ रहना चाहिए।
तीसरा बताया मैंने, किसी व्यक्ति को, या मान लीजिए आप लोग हों, आपके पास कुछ ना कुछ एक स्किल, यानी कि कोई आप किसी चीज की विशेष कुशलता आपके पास आए। मान लीजिए आप कोई आर्ट्स बनाती हैं, हैंड क्राफ्ट से कोई चीजें बनाती हैं, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करती हैं, आप किसी को पढ़ाती हैं, आप सिलाई करते हैं, आप कढ़ाई करते हैं, या किसी चीज का आपको खास गुण है कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं, असेंबलिंग करती हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई विशेष ट्रेनिंग मिलती है तो आपके रोजगार में वृद्धि होती है। अब एक वो व्यक्ति है जो आपकी झाड़ी मजदूरी करेगा, उसका अगर आप शहरी रूप में आपका वेतन देखोगे तो 500 रुपए, गांव में देखोगे 250-300 रुपए। लेकिन वहीं अगर एक व्यक्ति है दूसरा जिसके पास स्किल है, चाहे कुछ भी स्किल हो उसके पास, तो उसके जो इनकम है, जो आय है, उसके चांस कैसे होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सरकार का यही प्रयास है और यही नीति है कि गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा दी जाए, उनके स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और क्या हो बच्चों, उनको किसी चीज की आपके ट्रेनिंग दी जाए, और हो सके तो उनको रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। क्लियर है? मान लीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई अगर आपका खोल दी जाए तो गांव के कितने ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो शायद काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनको 2-3 हजार रुपए महीना वेतन है, उनको 10-12 हजार रुपए मिलने लगेगा। और एक परिवार से अगर 4-5 लोग काम करेंगे तो बच्चों सोचिए उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी होगी। क्या उनकी गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? ये बताइए। मिट जाएगी ना? चलिए, अब थोड़ा हम भावनाओं में आपका बह गए आपके इस टॉपिक की तरफ, तो फिलहाल ये टॉपिक लगभग आपका समाप्ति है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो सेल्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी ऐसी नीति पढ़ेंगे जो सरकार आपका गरीबी को दूर करने में कर उठा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।